science. In class 9th, we learned that the total energy during a physical or chemical process is conserved. मतलब हमने क्या पढ़ा है क्लास 9th में कि जितनी भी एनर्जी होती है, चाहे वो फिज़िकल प्रोसेस हो चाहे केमिकल प्रोसेस हो, वो कंजर्व हो जाती है, वो सेव हो जाती है, ठीक है. लेकिन उसके बाद लिखा है वाई देन डू वी हियर सो मच अबाउट द एनर्जी क्राइसिस. उसके बाद भी हम इतना क्यों सुनते हैं कि एनर्जी की कमी है या एनर्जी नहीं है. इफ़ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वी शुड हैव नो वरीज़. मतलब कि अगर एक तरह से देखा जाए कि एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. वो कह रहा है कि अगर एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, मतलब ना हम उसे बना सकते नहीं ना ही उसे हम ख़त्म कर सकते, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए. कभी भी हमें एनर्जी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें अगर एनर्जी ख़त्म हो गई तो कोई नुकसान होगा. वी शुड बी एबल टू परफॉर्म एंडलेस एक्टिविटी विदाउट थिंकिंग अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज. मतलब हम खुद कितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं बिना सोचे कि एनर्जी रिसोर्सेज हमें मिलेंगे. अच्छा, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिस भी चीज़ से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, जिन रिसोर्सेज से, जो जगह है जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है उसको हम एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद है दिस रिडल कैन बी सॉल्व्ड इफ़ वी रिकॉल वॉट एल्स वी लर्नड अबाउट एनर्जी. मतलब उसने बोला कि अगर एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, या एनर्जी को लेके जो भी फैक्ट्स हमने पढ़े हैं और वो अगर हम सोचें तो एक तरह से हमें एनर्जी को लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ख़त्म हो जाएगी. लेकिन वो कह रहा है कि फिर हम इतना क्यों सोचते हैं. तो उसने बोला कि अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि हमने एनर्जी के बारे में क्या लर्न किया है. Energy comes in different forms and one form can be converted to another. तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जो एनर्जी है ना उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब जिस फॉर्म में एनर्जी है, जिस भी तरीके से एनर्जी है, हम उसको किसी और रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल उसने क्या बोला कि अगर हम एक प्लेट को बहुत ऊपर से गिराते हैं, ठीक है, बहुत ही ऊपर की हाइट से गिराते हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है प्लेट की वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? साउंड एनर्जी. कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? देखो, ऊपर से नीचे आती है, फटाफट से ऊपर से नीचे आ रही है, तब तक तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी. लेकिन जैसे ही वो प्लेट गिरती है, बहुत तेज़ साउंड आती है कि प्लेट गिरने की, प्लेट टूटने की आवाज़ आती है, तो वहाँ पे क्या हुआ? जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी उसने ग्राउंड पे टच करते ही क्या बना लिया? उसने बना लिया आपका पोटेंशियल एनर्जी को साउंड एनर्जी. इफ़ वी लाइट अ कैंडल द प्रोसेस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक. मतलब कि अगर हम एक कैंडल को मतलब जलाते हैं, ठीक है, तो जो प्रोसेस है बहुत ही एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है. सो दैट द केमिकल एनर्जी इन द वैक्स इज़ कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग. यानी कि जो केमिकल एनर्जी थी वैक्स की, ठीक है, वैक्स के अंदर क्या थी? एक एनर्जी थी दैट वाज केमिकल एनर्जी, और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? हीट एनर्जी के अंदर और लाइट एनर्जी के अंदर जब हमने कैंडल को बर्न किया. What other products are obtained when we burn a candle? और उसने बोला कि और ऐसी क्या चीज़ें हमें मिलेंगी जब हम कैंडल को बर्न करते हैं. एक बेसिक चीज़ जो उसने इस पैराग्राफ के थ्रू बताई है वो ये बताई है कि कोई भी एनर्जी फॉर्म जो हम कहते हैं ना हम क्रिएट कर सकते हैं हम डिस्ट्रॉय कर सकते, तो मतलब कि एनर्जी को हम जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चेंज हम उसके अंदर नहीं कर सकते हैं. The total energy during a physical or chemical process remain the same, but suppose we consider the burning candle again. Can we somehow put together the heat and light generated along with the products of the reaction to get back the chemical energy in the form of wax? वो कह रहा है कि जितनी भी टोटल एनर्जी होती है एक फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसेस के टाइम पे वो सेम रहती है, ठीक है. लेकिन हमें एक सिचुएशन इमेजिन करनी है कि हमने एक कैंडल को बर्न किया, हमें पता है कि हीट और लाइट जनरेट हुई है, मतलब लाइट जनरेट हुई है और हीट भी जनरेट हुई है. तो वो कह रहा है कि जो ये हीट और लाइट जनरेट हुई है क्या इसको यूज़ करके हम वापस वैक्स बना सकते हैं. लेट अस कंसिडर अनदर एग्जाम्पल. अब उन्होंने बोला है कि एक और एग्जाम्पल आप कंसिडर करो. सपोज वी टेक 100 ml ऑफ वाटर विच हैज़ टेम्परेचर ऑफ 348 केल्विन दैट इज़ 75 डिग्री सेल्सियस. मतलब एक पानी लो जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और आप उसको एक रूम में छोड़ दो जहाँ पे टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस है. व्हाट विल हैपन? इज़ देयर एनी वे ऑफ कलेक्टिंग ऑल द हीट लॉस्ट टू द इन्वायरमेंट एंड मेकिंग द वाटर हॉट वंस इट हैज़ कूल डाउन? मतलब कि आपने क्या किया, आपने गर्म पानी को रखा, उसके बाद आपने कुछ देर बाद
तो आपने क्या किया, आपने गर्म पानी में मतलब एक गर्म पानी को रख दिया, ठीक है। कुछ देर बाद वो ठंडा हो गया, तो वो पूछ रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हीट निकली है उस गर्म पानी से, जो हीट निकली और पानी ठंडा हुआ, अब वापस उसको गर्म कर दो, वापस उस सारी हीट को कलेक्ट करके गर्म कर दो। इन एनी एग्जाम्पल दैट वी कंसिडर वी विल सी दैट एनर्जी इज़ द usable form is dissipated to the surrounding in less usable form. Hence any source of energy we use to do work is consumed and cannot be used again. मतलब कि वो इन्वायरमेंट में चली गई या आसपास सराउंडिंग में चली गई। लेकिन एक बात याद रखनी है कि कोई भी अगर हमारी जो एनर्जी है जो लॉस्ट हो जाती है इन्वायरमेंट में, हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज तो हो जाती है। एक और चीज़ क्या है कि हम उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब इसमें दे रखा है व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, कि एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। What can then be considered a good source of energy? We in our daily life use energy from various sources for doing work. मतलब कि अगर हम एक कंसिडर करें तो एक अच्छा सोर्स क्या है, ठीक है। डेली की हमारी लाइफ में हम बहुत सारे सोर्सेज यूज़ करते हैं काम करने के लिए। वी यूज़ डीजल टू रन आवर ट्रेन्स, मतलब डीजल को हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी ट्रेन चलें, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं विच इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी, किसके लिए, ताकि स्ट्रीट लैम्प जलें। या फिर हम हमारी जो बॉडी के अंदर एनर्जी है, मसल्स में जो एनर्जी है वो यूज़ करते हैं ताकि हम स्कूल जाएं। मतलब एक एग्जांपल दिया है कि कोई एक बच्चा अगर साइकिल से स्कूल जा रहा है तो वो अपनी बॉडी की मसल्स की एनर्जी को यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है लिस्ट 4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट यू यूज़ फ्रॉम मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप टिल यू रीच द स्कूल। मतलब उसने क्या बोला, आप कोई 4 फॉर्म ऑफ एनर्जी को लेके चलो दैट जो आप मॉर्निंग में यूज़ करते हो, ठीक है। व्हेन यू वेक अप, जब आप उठते हो और जब आप स्कूल जाते हो। फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर हम मान के चल रहे हैं कि हमने अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ किया है, तो हमें ये एनर्जी एक्चुअली मिली कहाँ से है। कैन वी कॉल दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और क्या हम इन्हें सोर्सेज ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। वाई और वाई नॉट, मतलब हम क्यों कह सकते हैं और क्यों नहीं कह सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल दिया, द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर रनिंग वेरियस एप्लियंसेस एंड केमिकल एनर्जी फॉर कुकिंग फूड और रनिंग अ व्हीकल ऑल कम फ्रॉम सम सोर्स। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, फिजिकल वर्क कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी बॉडी को मूव कर रही हूँ, तो ये एनर्जी जो है ये मस्कुलर एनर्जी है, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैंने कोई भी घर का कुछ भी यूज़ किया, चाहे वो गैस हो गई, मतलब आपकी जो कुकर होता है ना जिसे हम बोलते हैं क्या कहते हैं, राइस कुकर हो गया जैसे, या मैंने क्या कहते हैं अपनी आयरन यूज़ कर ली, या मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ मैंने यूज़ करी जो मैं बोल रही हूँ कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है। तो उसके लिए भी मुझे एनर्जी जो चाहिए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुई, ठीक है। केमिकल एनर्जी फॉर कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए केमिकल एनर्जी चाहिए होती है, रिएक्शन होने होते हैं जिसकी वजह से खाना बनता है। या फिर अगर एक व्हीकल को रन करना है, मैं चाहती हूँ मेरी गाड़ी चले, तो उसके लिए मुझे डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, ये सब के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी हमें किसी ना किसी सोर्स से मिलती है। वी नीड टू नो हाउ डू वी सेलेक्ट द सोर्स नीडेड फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी इन इट्स यूजेबल फॉर्म। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें कैसे सेलेक्ट करना है सोर्स, और सोर्स किसके लिए चाहिए, जो एनर्जी से हमें मतलब बेसिकली जो जिससे हमें एनर्जी मिलेगी वो सोर्स हम कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी दिखा रखी है, एक्टिविटी 14.2। इसके अकॉर्डिंग लिखा है कंसिडर द वेरियस ऑप्शन वी हैव व्हेन वी चूज़ अ फ्यूल फॉर कुकिंग आवर फूड। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे खाना बनाना है, तो मुझे ये सोच के रखना है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं। व्हाट आर द क्राइटेरिया यू वुड कंसिडर व्हेन ट्राइंग टू कैटेगराइज समथिंग एज गुड फ्यूल। अगर मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि आप बताओ आपको खाना बनाना है, आप किस तरीके से बेस्ट तरीके से खाना बना पाओगे। कुछ लोग शायद जो गाँव में रहते हैं या फिर जो लोग मतलब पुरानी चीज़ों पर थोड़ा सा विश्वास रखते हैं, हो सकता है वो लोग यूज़ करेंगे क्या, वो यूज़ करेंगे आपका जिसे बोलते हैं ना कंडे जो आते हैं, या गाय का गोबर हो सकता है वो यूज़ करे, चूल्हा यूज़ करे, कुछ भी हो सकता है, लकड़ी यूज़ करे, कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और दूसरे कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं हम गैस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ है, पर्पज़ मेरा खाना बनाना ही है, लेकिन अलग अलग फ्यूल हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट
Would your choice be different if you lived in a forest, in a remote mountain village or small island in New Delhi lived 5 centuries ago? आपको इमेजिन करना है सिचुएशन कि आप जंगल में हो, ठीक है। तो अब आप बात है कि आप क्या चूज़ करोगे। आप गैस तो यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे जैसे हम घर में यूज़ करते हैं। आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे लकड़ियाँ मिल जाएँ, लकड़ियों को डाल के खाना बना लेंगे। फिर एक ऑप्शन दिया है कि रिमोट माउंटेन में रह रहे हो आप, ठीक है, मतलब बहुत ही कोने में एक दूर एक विलेज है, आप वहाँ रह रहे हो, तो वहाँ आप क्या करोगे। उसके बाद लिखा है न्यू दिल्ली में आप रह रहे हो, आप वहाँ क्या करोगे। और अगर आप 5 सेंचुरीज़ पहले अगर आप रह चुके हो, मतलब बहुत 5 सेंचुरीज़ पहले, सोचो बहुत साल पहले आप अगर पहुँच गए, तो आप क्या यूज़ करोगे। तो क्या आपकी चॉइस जो खाना बनाने के लिए जो चीज़ आप यूज़ करने वाले हो वो बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। अरे फॉरेस्ट में गैस तो आएगी नहीं कहीं से भी, मतलब आपका ये प्रॉपर जो हमारी गैस हम यूज़ करते हैं ये भी नहीं आएगा, या इंडक्शन को ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो वहाँ पे हम फॉरेस्ट यानी लकड़ियों पे जाएंगे। तो हमारी चॉइस वेरी करेगी अगर हम जहाँ पे रह रहे हैं वो चीज़ वेरी करे तो। अब हम आ जाते हैं, after going through the two activities above, we can see that the particular source of energy or fuel we select for performing some work depend on many different factors। मतलब कि जो भी चीज़ मैं सोचती हूँ कि मैं यूज़ करूँगी, चाहे वो लकड़ी हो या कुछ भी हो, वो किस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे कई फैक्टर्स पे, सिर्फ एक पे नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मुझे हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि मैं कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करूँगी। मैं लकड़ी यूज़ करूँगी, मैं गैस यूज़ करूँगी या क्या। फॉर एग्जाम्पल वाइल सेलेक्टिंग अ फ्यूल, अगर मैं एक बात करती हूँ कि मुझे एक फ्यूल सेलेक्ट करना है, फ्यूल मतलब जिससे एनर्जी मिलती है, तो मैं अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जैसे हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग। जब मैं उसको बर्न करती हूँ तो कितनी हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। डज इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, क्या ये बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस करता है। इज़ इट ईजिली अवेलेबल, क्या ये आराम से अवेलेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लूँगी जो मुझे आराम से नहीं मिल रही, जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी चीज़ अवेलेबल होगी मैं वो यूज़ करूँगी, ठीक है। और अगर बहुत धुआं फैलाएगी तो शायद मैं तब भी उसको यूज़ ना करूँ। तो वही वो बात कह रहा है कि जब भी हम एक फ्यूल सेलेक्ट करते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कैन यू थिंक ऑफ 3 more रेलिवेंट क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट अ फ्यूल। अब वो यही कह रहे हैं कि आप ऐसे और क्वेश्चन सोच सकते हो जो आपको अगर एक फ्यूल सेलेक्ट करना है तो अपने आप से पूछोगे। गिवन द रेंज ऑफ फ्यूल्स वी हैव टुडे, व्हाट आर द फैक्टर्स विच वुड लिमिट अवर चॉइसेस व्हेन इट कम्स टू अ पर्टिकुलर टास्क लाइक कुकिंग अवर फूड। वुड द फ्यूल सेलेक्टेड ऑल्सो डिपेंड ऑन द वर्क टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल वुड वी चूज़ वन फ्यूल फॉर कुकिंग एंड अनदर फॉर हीटिंग द रूम इन विंटर। मतलब कि देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी चॉइस बदलती है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि हमारा जो फ्यूल हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो इस पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या काम करेंगे। फॉर एग्जांपल उसने बोला वुड वी चूज़ वन फ्यूल फॉर कुकिंग, कि क्या मैं एक फ्यूल चूज़ करूँगी खाना बनाने के लिए, या फिर मैं अगर मुझे एक रूम को गर्म करना है तो क्या मैं उसके लिए कोई दूसरा फ्यूल चूज़ करूँगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताती हूँ, एक हीटर अगर मैं यूज़ करती हूँ तो हीटर की एनर्जी थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल हो सकती है। सेम अगर मैं उसी घर में रहती हूँ तो हो सकता है मैं गैस यूज़ करूँ खाना बनाने के लिए, या फिर हो सकता है मैं चूल्हा यूज़ करूँ। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि एक ही घर में अलग अलग फ्यूल यूज़ हो सकते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। या फिर अब आप उसने क्या बोला कि हो सकता है सेम भी हो फ्यूल, ठीक है। वी कुड देन से दैट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी वन। अब अगर मैं आपसे 4 पॉइंट बोलूँ कि 4 पॉइंट में समझाना है कि कौन से गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, तो वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में काम करे, मैं उस फ्यूल को बहुत ज़्यादा यूज़ भी ना करूं, और जितना मैं उसको यूज़ कर रही हूँ उससे डबल ही वो काम करे, ठीक है। ईज़िली एक्सेसिबल, बी ईज़िली एक्सेसिबल मतलब कि मुझे वो फ्यूल आराम से मिल जाए, ऐसा ना हो कि मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है, बहुत ढूंढना पड़ रहा है, नहीं, वो आराम से अवेलेबल भी होना चाहिए। बी ईज़ी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, अगर मुझे उस फ्यूल को कहीं लेके जाना है तो वो भी आसानी से हो जाए, या मुझे उसको कहीं स्टोर करना है तो वो भी आसानी से हो जाए, ठीक है। और परहैप्स मोर इम्पॉर्टेंटली, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज़ बी इकोनॉमिकल, मतलब कि अगर मैं कोई चीज़ फ्यूल यूज़ कर रही हूँ तो वो बहुत महंगा नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं ख़रीद ही नहीं पा रही उसको। नहीं, इकोनॉमिकल का मतलब है कि मैं उसको ख़रीद भी पाऊँ, वो ऐसा तो हो कि मैं उसे ख़रीद पाऊँ। तो दीज आर द क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले मैं लेके चलती हूँ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब जो आज तक सोर्स यूज़ होते हुए आए हैं।
इन एंशियंट टाइम, अब इसमें हेडिंग दे रखी है फॉसिल फ्यूल। पुराने समय में क्या होता था, वुड वॉज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, मतलब लकड़ी को यूज़ करा जाता था हीट एनर्जी, मतलब हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। सबसे कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी जो था वो क्या था, वुड था, कि हम लकड़ी को जलाते थे ताकि हम उसे बर्न कर सकें। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वॉज ऑल्सो यूज फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज़, यानी कि जो बहता हुआ पानी था फ्लोइंग वाटर, उसकी एनर्जी, और जो विंड थी यानी जो हवा थी वो भी यूज़ होती थी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूजेस, मतलब किन किन पर्पज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता होगा या इनके क्या यूज़ होते होंगे, क्या आप बता सकते हैं। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज अ रिसोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पॉसिबल। उसने क्या बोला कि कोल का एक्सप्लॉयटेशन, कोल को बहुत एक्सेस में यूज़ करना एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब हमने क्या किया, उस टाइम तक कोल इतना फेमस नहीं था, बट बाद में जैसे ही हमने कोल को बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू करा अलग अलग पर्पज़ के लिए, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पॉसिबल हुआ, यानी कि बहुत बड़ा चेंज आया। Increasing industrialization has led to a better quality of life all over the world, यानी कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ बन गई, बहुत ज़्यादा मतलब बिज़नेस बढ़ने लग गया, उसकी वजह से क्या हुआ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे लोग बेटर तरीके से रहने लग गए। इट हैज़ ऑल्सो कॉज द ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो एट अ ट्रिमेंडस रेट। अब क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बड़ी हैं तो जो चीज़ें चाहिए बनाने के लिए उनके लिए भी एनर्जी चाहिए होगी, तो उसने यही बोला है कि इसकी वजह से जो एनर्जी की डिमांड है ना वो भी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी वॉज लार्जली मेट बाय द फॉसिल फ्यूल कोल एंड पेट्रोलियम। जो ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है, जो इतनी एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है उसको कैसे मतलब पूरा किया गया, फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके एंड कोल एंड पेट्रोलियम को यूज़ करके, ठीक है। उसकी वजह से, इन दोनों की वजह से जो ये डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इसको यूज़ किया गया है। अवर टेक्नोलॉजीज़ वर ऑल्सो डेवलप्ड फॉर यूजिंग दीज एनर्जी सोर्सेज, मतलब हम जो यूज़ करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो भी एडवांस हुई, डेवलप हुई इन एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करके। बट दीज फ्यूल्स वर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर अगो एंड देन देयर आर ओनली लिमिटेड रिजर्व। उसने क्या बोला, पर ये जो फ्यूल्स हैं ना ये बहुत साल पहले बने थे, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, ऐसा नहीं है कि कल बनाया आज बन गए, नहीं, बहुत साल पहले बने थे, तो ये ना लिमिटेड हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करे जा रहे हैं, एक दिन आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे। द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो फॉसिल फ्यूल्स है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मतलब कि वो हम दोबारा से उसको, अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो हो जाएंगे, दोबारा ग्रो नहीं कर सकते। सो वी नीड टू कंजर्व दैम, तो हमें ज़रूरत है कि हम उनको बचा के रखें, संभाल के रखें। इफ़ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग दीज सोर्सेज एट सच अलार्मिंग रेट वी वुड सून रन आउट ऑफ एनर्जी। अगर हम इन्हें ऐसे ही यूज़ करते रहे जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं तो एक दिन आएगा कि हम बिल्कुल, मतलब हमारे पास सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे एनर्जी के। In order to avoid this, alternate sources of energy were explored. अब क्या हुआ कि जब हमें लगा कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हो गए हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनको थोड़ा बचाना चाहिए, तो उसके ऑल्टरनेट सोर्सेज, मतलब उसकी जगह ऑप्शंस ढूंढने जाने लगे कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं। बट वी कंटिन्यू टू बी लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। बट हमने क्या किया, हम डिपेंडेंट रहे किस पे, फॉसिल फ्यूल पे, किसके लिए, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, मतलब हम अपनी पूरी नीड के लिए सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स पे ही डिपेंडेंट रहे, ठीक है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैज़ अदर डिसएडवांटेजेस टू, यानी कि अगर फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं, एक तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसके और भी कई डिसएडवांटेजेस हैं, कई बुरे असर हैं। वी लर्न इन क्लास 9th अबाउट द एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब हमने पढ़ा है कि एयर पॉल्यूशन किस तरह फैलता है अगर हम कोल या पेट्रोलियम को बर्न करते हैं, तो ठीक है। द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल आर एसिडिक ऑक्साइड, मतलब कि अगर हम कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र को, मतलब जो उसके ऑक्साइड्स निकलते हैं और फॉसिल फ्यूल बर्न करने के बाद जो निकलते हैं वो काफ़ी एसिडिक होते हैं, बहुत मतलब अच्छे नहीं होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जब ये एसिडिक होते हैं, इनकी वजह से पहला अफेक्ट जो आता है दैट इज़ एसिड रेन। दीज लीड टू द एसिड रेन विच अफेक्ट आवर
वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज। देखो क्या होता है, ऊपर एयर में एसिड प्रेजेंट है क्योंकि इन एसिडिक ऑक्साइड्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो गया। अब जैसे ही बारिश होती है तो वो इनके साथ मिल जाती है, तो नॉर्मल वाटर भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड रेन में, और फाइनली ये हमारे वाटर को और सॉइल रिसोर्सेज को अफेक्ट करता है। इन एडिशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन, रिकॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक प्रॉब्लम है एयर पॉल्यूशन, लेकिन एयर पॉल्यूशन के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होना। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हमारी अर्थ गर्म हो रही है क्योंकि जो गैसेज हैं वो आ रही हैं अंदर, मतलब बन रही हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत रेज़ हो रहा है, क्योंकि जो सन की हार्मफुल मतलब रेज़ हैं अंदर आने के बाद वो बाहर नहीं जा पा रही क्योंकि गैसेस उनको ब्लॉक कर रही हैं। इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है। The pollution caused by burning fossil fuels can be somewhat reduced by increasing the efficiency of the combustion process and using various techniques to reduce the escape of harmful gases and ashes into the surrounding. ठीक है, हमारा जो फॉसिल फ्यूल है वो बर्न होते हैं, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या कह रहा है कि आप उसको कम कर सकते हो, जो उसका इफ़ेक्ट है उसको कम कर सकते हो, जो उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है उसको कम कर सकते हो। कैसे? आप जो भी हार्मफुल गैसेस हैं उसको इन्वायरमेंट में एस्केप ना करने दो, मतलब उसको बाहर ना जाने दो। ठीक है, जो एशेज़ हैं उसको सराउंडिंग में ना जाने दें। बिसाइड बीइंग यूज डायरेक्टली फॉर वेरियस पर्पस इन गैस स्टोव एंड व्हीकल्स, डू यू नो हाउ फॉसिल फ्यूल्स आर द मेजर फ्यूल्स यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जो हमें पता है कि बहुत सारे पर्पसेस में यूज़ होते हैं, जैसे कि गैस स्टोव्स या व्हीकल्स में हमारे फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं, लेकिन उसने क्या बोला कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है फॉसिल फ्यूल्स का, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। Let us produce some electricity at our own small plant in the class and see what goes into producing our favorite form of energy. अब उसने क्या बोला कि अब हम थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद हम इसके बारे में और समझेंगे। फिर एक एक्टिविटी दिखा रखी है 14.3 पे, टेक अ टेबल टेनिस बॉल एंड मेक 3 slits into it, put semi circular fins cut out of a metal sheet into these slits. Pivot the tennis ball on the axle through its center with a straight metal wire fixed to a rigid support. Ensure that the tennis ball rotate freely about the axle. Basically क्या करना है, टेबल टेनिस बॉल लेनी है, उसके अंदर 3 स्लिट्स बनाने हैं। ठीक है, स्लिट्स किस लिए, ताकि उसमें कोई भी मेटल की शीट एंटर कर जाए। छोटे से मतलब आप स्लिट्स बनाएंगे जिससे मेटल की शीट उसके अंदर चली जाएगी। उसके बाद लिखा है कि जो ये टेनिस बॉल है उसको आप एक जगह फिक्स कर देंगे, ताकि जब भी आप उसको रोटेट करेंगे वो आपकी बॉल रोटेट होगी। उसके बाद लिखा है कि आपको इंश्योर करना है कि जो टेबल टेनिस बॉल है वो फ्रीली रोटेट करे। ठीक है, उसके बाद है नाउ कनेक्ट अ साइकिल डायनामो टू दिस, यानी कि साइकिल जिसकी वजह से एक सर्कुलर पूरा पार्ट होता है वो आप इसमें लगाओगे, जिसकी वजह से ना वो मूव करेगा। उसके बाद आपको उसके अंदर बल्ब कनेक्ट करना है, और उसके बाद लास्ट में आप उसमें स्टीम डालोगे। ठीक है, जेट ऑफ वाटर और स्टीम प्रोड्यूस इन अ प्रेशर कुकर एट द फिल्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। उसके बाद आपने क्या देखा, उसमें स्टीम पाइप देखा, आपने उसमें देखा कि क्या कहते हैं स्टीम प्रोड्यूस होगी। अब इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार जो डायग्राम दे रखा है फिगर 14.2 पे आप उसको देखिए। अ मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। बेसिकली यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, हीट से प्रेशर कुकर से स्टीम पाइप से आपकी स्टीम जनरेट हो रही है। वो राइट में एक छोटा सा जो सर्कुलर सा जिसके साथ में 3 मेटल ब्लेड हैं, वो टेनिस बॉल है जो मेटल शीट के साथ फिक्स कर दी गई हैं। डायनामो है जिसकी वजह से वो एनर्जी चेंज हो रही है, और फाइनली आपका एक बल्ब लाइट हो रहा है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला, बेसिकली आपने क्या किया, प्रेशर कुकर और टेनिस बॉल और स्टीम एनर्जी को यूज़ करके एक बल्ब को आपने लाइट किया। दिस इज़ अवर टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो इसके लिए ये एक टर्बाइन है। द सिंपलेस्ट टर्बाइन हैव 1 मूविंग पार्ट, अ रोटर ब्लेड असेंबली, यानी कि जो सबसे सिंपल से सिंपल टर्बाइन होती है ना, उसका एक मूविंग पार्ट होता है, जो एक पार्ट जो मूव करता है, जो यहाँ पर एक रोटर ब्लेड असेंबली है। ठीक है, द मूविंग फ्लूइड एक्ट
on the blades to spin them and impart energy to the rotor। जो ये मूविंग फ्लूइड है ना, जो बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, जो यहाँ पे स्टीम है वो ब्लेड पे एक्ट करता है ताकि क्या हो, जो एनर्जी हो वो जाए और वो मूव करे। दस वी सी दैट बेसिकली वी नीड टू मूव द फैन। तो आपको अगर एक टरबाइन की बात करो या जनरेट करने की बात करो इलेक्ट्रिसिटी को, तो एक बेसिक चीज़ जो आपको चाहिए दैट इज़ योर स्टीम पाइप, जिससे आपकी एनर्जी मूव करे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे लिखा है विद स्पीड विच वुड टर्न द शाफ्ट ऑफ द डायनामो एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज़ बिकम अ नेसेसिटी इन टुडे सिनेरियो। इस पूरे सेटअप की वजह से आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी, जो किसके थ्रू फॉर्म हो रही थी, टेनिस बॉल के मूव होने से, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो किससे कन्वर्ट हो गई, आपकी टुडे आजकल के हिसाब से वो काफ़ी अच्छी बन गई, मतलब जो हमारे आजकल के सिनेरियो में यूज़ हो रही है। द वेरियस वेज इन विच दिस कैन बी डन डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। अब ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से काम करेगा, ये डिपेंड करता है किस पे, कि किस किस तरह के एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। वी विल सी हाउ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी हार्नेस टू रन द टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग सेक्शन। उसने क्या बोला कि हम देखेंगे कि किस तरह से कई तरह के सोर्सेज जो होते हैं एनर्जी के, वो यूज़ होते हैं या हम उनको यूज़ कर सकते हैं एक टर्बाइन को वर्क करवाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। आगे के सेक्शंस में हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं, ठीक है, वो कैसे एक टर्बाइन को रन करवाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं इन द फॉलोइंग सेक्शंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ थर्मल पावर प्लांट। Thermal power plant. Large amount of fossil fuels are burnt every day in power station to heat up water to produce steam, which further runs the turbine to generate electricity. काफ़ी ज़्यादा fossil fuel को हर दिन जलाया जाता है पावर स्टेशंस में, जहाँ पे एनर्जी बनती है। किसके लिए, ताकि पानी गर्म हो, पानी वाटर गर्म हो और वो स्टीम प्रोड्यूस करे, जो फाइनली हमारी टरबाइन को मूव करवाए और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। The transmission of electricity is more efficient than transporting coal or petroleum over the same distance. जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इसकी वजह से, हीट की वजह से, और जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं वो बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू कोल और पेट्रोलियम को ट्रांसफ़र करना सेम डिस्टेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कोल और पेट्रोल को मूव करूँ, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाऊँ, तो उसके लिए क्या होगा, कोल और पेट्रोल को लेके जाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा कहीं गिरे ना, कुछ ना हो, ताकि हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी अगर भेज रहे हैं तो इतनी कोई मेहनत नहीं लगेगी, वो बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम। Therefore, many thermal power plant are set up near coal और oil fields। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे पावर प्लांट्स को सेट करते हैं कहाँ पे, कोल और ऑयल फील्ड्स में। ठीक है, द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज़ यूज सिंस फ्यूल इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर आपको पानी को गर्म करना है, ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई फ्यूल बर्न होगा जिसकी वजह से आपकी पानी गर्म होगा और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो इसलिए एक और चीज़ बोली है कि जो कोल और या फिर आपकी जो ऑयल फील्ड्स होती हैं जो बेसिकली फ्यूल का काम करती हैं, वो ऐसे पावर जो प्लांट्स होते हैं उनके पास होती हैं, ताकि हमें वहाँ से वहाँ ले जाने में उनको परेशानी ना हो। ठीक है, इसलिए बाद में क्या करते हैं, हीट एनर्जी जो होती है, जो गर्मी निकलती है, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या किया, फॉसिल फ्यूल को बर्न किया ताकि हीट निकले और उसकी वजह से स्टीम वगैरह बने, ताकि आपकी टरबाइन मूव कर सके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। Another traditional source of energy was the kinetic energy of flowing water or the potential energy of water at a height। देखो, हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड पावर प्लांट, जहाँ पे एनर्जी बनती है किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि हम इस एनर्जी को यूज़ करते हैं, लेकिन ये कैसे यूज़ हो पाती है, काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट की वजह से बनती है। ठीक है, किसी भी चीज़ के मूवमेंट से जो एनर्जी बनती है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। या तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो, किसी चीज़ के मूवमेंट से बने, या फिर जो पानी बह रहा है फ्लोइंग वाटर,
उन दोनों की वजह से जो आपका पोटेंशियल, वो मतलब देखो दो तरह की एनर्जी होती है, एक तो कोई चीज़ मूव कर रही है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, और कोई चीज़ जो बहुत ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम वाटर की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होगा, जो पानी ऊपर से गिर रहा है, बहुत ऊपर से पानी गिर रहा है, ठीक है, तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। ऊपर से जो पानी गिर रहा है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। सिंस देयर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल्स विच कुड बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट आर एसोसिएटेड विद डैम्स। अब उसने क्या बोला, ऐसे बहुत लिमिटेड वाटरफॉल्स हैं जो मतलब ऊपर से जो पानी गिर रहा है उसके थ्रू हम किसी चीज़ को मूव करवाएं, टरबाइन को, और एनर्जी बनाएं, तो ये लिमिटेड है। इसलिए जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं या जो एनर्जी वाटर की वजह से बनती है वो लिमिटेड है, वो एसोसिएटेड है किसके साथ, डैम्स के साथ, ठीक है। डैम क्या होते हैं, जहाँ पे पानी को रोकते हैं फिर एकदम से छोड़ देते हैं पानी को ताकि आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो। In the last century, a large number of dams were built all over the world. As we can see from figure 14.1, a quarter of our energy requirement in India is met by hydropower plants. अब उसने क्या बोला कि अभी जो लास्ट सेंचुरी में क्या हुआ है, बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं इस एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि हमें इस मूविंग वाटर से जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, डैम के थ्रू जो वाटर आता है उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, इसलिए बहुत सारे डैम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है। और दूसरी चीज़, ये जो डैम कंस्ट्रक्शन से और जो डैम से जो हमें एनर्जी मिल रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिल रही है इंडिया के अंदर।